माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक आपके बीपीएससी 69th मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेबिलिटी है, आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बीपीएससी 69th मेंस जो आने वाला है उसके लिए बीपीएससी का जो 70th प्रीलिम्स एग्ज़ाम है और जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए, और यूपीएससी का 2024 के अंदर प्री और मेंस होने वाला है, वो दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, टाइम फॉर रीसेट कहने का मतलब है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, क्या इसमें और भी अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है? क्या एंटी डिफेक्शन लॉ उस जिस चीज़ के लिए लाया गया था, जिस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लाया गया था, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है? क्या हमको इसमें और संशोधन करने की ज़रूरत है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ को इसमें हम चर्चा करेंगे, और सबसे पहली बात एक मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो मेरा कंटेंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स वगैरह का यूज किया गया है। सबसे पहले मैं दृष्टि आईएएस का बात करूंगा। दृष्टि आईएएस का जो कंटेंट है उससे भी कुछ कंटेंट लिया गया है। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एक वेबसाइट है, उससे भी लिया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो सिविल्स डेली का कुछ कंटेंट भी इसमें डाला गया है, और भी कुछ कंटेंट होंगे। ठीक है। तो उससे भी मतलब जितना भी कंटेंट हो सकता था सबको एक्सप्लोर किया गया है इसमें। चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल किया गया कंटेंट तैयार करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो नहीं था, तो ये 1985 के अंदर आया है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो 1985 में आया था। ठीक है जी। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसमें एक नया शेड्यूल जो है इंसर्ट किया गया, 10th शेड्यूल। ठीक है। और ये जो कानून है ये एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके आया है, एंटी डिफेक्शन लॉ को। तो 10th शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ का भी दूसरा नाम है, समझिए 10th शेड्यूल। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इलेक्टेड मेंबर अगर डिफेक्शन करता है, डिफेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने एक पार्टी से चुनाव लड़ा है, मान लीजिए कि आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा है या कांग्रेस से चुनाव लड़ा है, और बाद में आप उस पार्टी को छोड़ देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, डिफेक्ट कर रहे हैं। डिफेक्शन लॉ फिर आप पर लग जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है। तो ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अगर अपने पार्टी को छोड़ देता है, ठीक है, तो वो फिर डिफेक्शन हो जाएगा। अब ये समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। 10th शेड्यूल को ही हम क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन एक्ट कहते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह नहीं मिली थी, राजीव गांधी सरकार के अंदर 1985 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको इंसर्ट किया गया था। और इसका जो मेन मकसद था, मेन इंटेंट जो था इस लॉ का, वो ये था कि किसी तरीका से जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस होते हैं, है ना, पॉलिटिकल डिफेक्शंस होते हैं, उसको किसी तरीका से रोका जाए, है ना। क्योंकि ज़्यादातर जो लेजिस्लेचर डिफेक्शन करते हैं वो ऑफिस के चक्कर में, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के चक्कर में जो है पार्टी को छोड़ दिया करते हैं। और जो है उससे क्या होता है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाता है पार्टी के अंदर और कभी कभी गवर्नमेंट के अंदर भी। ठीक है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ का मेन मकसद था। चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक है। डिसक्वालिफिकेशंस के ग्राउंड्स क्या क्या हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। तो पहला, अगर कोई इलेक्टेड मेंबर अपने आप ही स्वतः वॉल्यूंटरली, स्वतः खुद से, ठीक है, स्वतः जो है अपना मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी का दे देता है, तो उसको हम डिफेक्शन कहेंगे। दूसरी बात कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, पॉलिटिकल पार्टी ने जो कहा है करने के लिए, जो डायरेक्शन इशू किया है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट का पॉलिसी हो या प्रोग्राम हो, उसके खिलाफ अगर पॉलिटिकल पार्टी ने जो डायरेक्शन इशू किया है, व्हिप ने जो डायरेक्शन इशू किया है, उसके खिलाफ अगर उस पार्टी का कोई मेंबर चाहता है, वोट करने के लिए कुछ और कहा गया और उसने कुछ और वोट कर दिया, या फिर वोटिंग से अब्सटेन हो जाता है और उसको पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के अंदर माफ़ नहीं करती है, तो उस भाई साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को। ठीक है। सबसे पहली बात कि आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 का जो सब क्लॉज 2 है, देखिए आर्टिकल 102 जो है वो एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन को लेके है, और आर्टिकल 191 जो है एमएलएज
और एमएलसीज के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है। लेकिन ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ आपका जो भी है, जैसे मान लीजिए कि कोई बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, है ना, या फिर कोई किसी का माइंड जो है वो थोड़ा सा वो हो गया, है ना, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण जो डिफेक्शन होता है वो आर्टिकल 102 और 191 के अंदर होता है। ठीक है। तो इसका जो इंटेंट था वो इंटेंट ये था कि 1967 में हुआ ये था। 1967 एक एग्जाम्पल है, एक्चुअली 1960s में एक ट्रेंड चल गया था कि जो नेता होते थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफेक्शन कर रहे थे, कभी एक पार्टी से छोड़कर दूसरा पार्टी में चला गया, फिर दूसरा पार्टी ने ऑफर कुछ नहीं, मंत्री वगैरह नहीं बनाया तो फिर वापस आ गए, फिर अगर इसको यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो फिर तीसरा पार्टी में चले गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा 1960s के दशक में देखा गया था। 1967 में हद तब हो गई जब एक एमएलए थे हरियाणा के जिनका नाम था गयालाल। ठीक है। अब ये गयालाल साहब थे तो कांग्रेस के, लेकिन 1967 का फरवरी का वो महीना था जब ये कांग्रेस को छोड़ दिया इन्होंने, और जो है क्या बोलते हैं उसको, एक पॉलिटिकल अलायंस ग्रुप था जिसको यूएफ कहते हैं। ठीक है। उसमें ये चले गए। ठीक है। उसके बाद वापस फिर यूएफ से ये कांग्रेस में आ गए और फिर कांग्रेस से वापस यूएफ में चले गए। ठीक है। तो ये हुआ क्या, ये हुआ ये कि ये 15 दिनों के अंदर इन्होंने 3 बार पार्टी चेंज कर ली, 3 बार। तो इससे क्या हुआ कि एक यहाँ से एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है इंडिया में, उसमें एक कहावत बड़ा ही फेमस हो गया, आया राम गया राम। ये जो आया राम गया राम का आप जो सुनते हैं मुहावरा, ये एक्चुअली इन्हीं भाई साहब के नाम पर पूरा हमारा एक जोक बन गया पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। इसी तरीका का जो सिलसिला था ये बदस्तूर 1980s 1970s में भी कुछ हद तक जारी था। तो इसको रोकने के लिए जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था। ठीक है। तो ये पूरा था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आगे हम चलना पसंद करेंगे, चलिए। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसमें क्या होता है कि जो एमपीज़ या एमएलए होते हैं वो पार्टीज़ जो है बार बार ना बदलें इलेक्शंस के बाद, उसके लिए इसको इंश्योर किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो व्हीप होता है पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी का जो व्हीप होता है, उसके जो डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करे पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, उसके डायरेक्शन के खिलाफ कोई कदम ना उठाए, इसको इंश्योर करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ठीक है। ये नॉमिनेटेड मेंबर पर भी लागू होता है। नॉमिनेटेड मेंबर वो मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज नियुक्त करते हैं। आपको पता होगा राज्यसभा में ऐसे 12 मेंबर्स को नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। अब ये जो 12 मेंबर्स हैं ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़के नहीं आए, इनको नॉमिनेट किया गया है बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, है ना, सोशल सर्विस वगैरह में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, इसलिए इनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में। अब ये इनका चूंकि रिश्ता कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, तो ये अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीना के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं तब तो ठीक है, 6 महीने के बाद अगर ये ज्वाइन करते हैं तब फिर इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और ये भाई साहब को फिर हाथ धोना पड़ जाएगा अपना मेंबरशिप से। उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा, ये अपने बलबूते चुनाव लड़ा और जीत कर आया है, अगर ये बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो इस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लग जाएगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन इसमें आता है स्प्लिट और मर्जर का, ये एक्चुअली जो है ना एंटी डिफेक्शन लॉ का एक बड़ा क्रिटिसिज्म है। क्या क्रिटिसिज्म है कि देखिए जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, जब शुरुआत हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ का, तो उसमें कहा गया कि अगर देखिए इसमें इनिशियली द लॉ अलाउड डिफेक्शंस इफ़ इट इन्वॉल्व 1/3 मेंबर्स। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में मान लीजिए कि 33 मेंबर्स हैं, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में 33 मेंबर्स हैं और इसका 1/3 यानी कि अगर इसका 11 मेंबर जो है, अगर इसका 11 मेंबर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ये पॉलिटिकल पार्टी ए के 33 मेंबर थे और पॉलिटिकल पार्टी बी में जो है 11 मेंबर चले जाते हैं, तो इसको डिफेक्शन, शुरुआत में जब एंटी डिफेक्शन लॉ बना था तो उसमें डिफेक्शन के कैटेगरी में इसे नहीं रखा गया था, बाद में इसको में अमेंडमेंट किया गया।
बाद में इसको अमेंडमेंट किया गया और 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इसमें कहा गया कि जो 1/3 स्प्लिट होता है पार्टी के अंदर, इसको भी डिफेक्शन के अंदर लाया जाएगा। एक्चुअली हुआ ये कि 1/3 की जो सीमा थे इसको बढ़ा के 2/3 का कर दिया गया। अब होता ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके 2/3 मेंबर अगर मान लीजिए इसी पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 मेंबर जो है 2/3 यानी 2/3 तो ये 22 मेंबर अगर 33 में से पॉलिटिकल पार्टी बी को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसको डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा, इसको बिल्कुल भी डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा। ठीक है। अब जो 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था इसके बाद का ये सीनेरियो है। पहले था कि अगर 1/3 स्प्लिट होता है पॉलिटिकल पार्टी में तब फिर उसको नहीं कहा जाएगा। अब देखिए अगर 2/3 मेंबर यानी 33 में से 22 मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ए के इन्होंने बी को ज्वाइन कर लिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने बी को ज्वाइन कर लिया तो बचा ये 11 मेंबर। ये 11 मेंबर जो है अभी भी इस पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो ये अब देखिए होता क्या है ना कि अब इसका सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म ये है कि आपने अगर एक इंडिविजुअल एमपी या एमएलए या जो भी एमएलसी है वो डिफेक्शन करता है तब तो आप इसको बिल्कुल एंटी डिफेक्शन लॉ लगा देते हैं और उसको निरस्त कर देते हैं उसका मेंबरशिप। लेकिन अगर ये मास डिफेक्शन हो जाए जहाँ पर 2/3 मेंबर डिफेक्ट कर रहा हो तब आप उस पर कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो है ना ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि आप होलसेल डिफेक्शन को इनकरेज कर रहे हैं। एक तरह से होलसेल डिफेक्शन, भाई डिफेक्शन करना ही है तो 2/3 डिफेक्शन करो, है ना। तो होलसेल डिफेक्शन को आप सपोर्ट कर रहे हैं और जो रिटेल डिफेक्शन हो रहा है एक एमपी 2 एमपी जो कर रहा है उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है ना ये बिल्कुल ही इसको एक क्रिटिसिज्म के तौर पर आप लिख सकते हैं अपने कॉपीज में। ठीक है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है। डिफेक्शन क्या नहीं कहलाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है आपने सब कुछ कह दिया, इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन कर लेगा तो डिफेक्शन, अगर नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीना के बाद ज्वाइन करता है तो डिफेक्शन, अगर कोई अपना पार्टी की बात नहीं सुनता है तो डिफेक्शन। तो इन सब चीज़ों को तो डिफेक्शन कहेंगे। लेकिन डिफेक्शन क्या नहीं होगा, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट हो जाता है तो उसको डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा। अगर अगर इफ़ ए कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी मर्जेज विथ अनदर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से पूरी तरीक़ा से मर्ज कर जाता है, पॉलिटिकल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी बी में पूरी तरीक़ा से मर्ज कर गया अपने सारे मेंबर्स के साथ, तो इसको डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा और सारे मेंबर्स जो हैं उनका मेंबरशिप सुरक्षित रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। दूसरी बात, अगर कोई नया पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ए है एक पार्टी, इसके अब जो लीडर्स थे इन्होंने बोला कि नहीं इस पार्टी को हम नहीं, एक दूसरा पार्टी बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे बी, तो इसको भी डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा। ठीक है। इफ़ ही और सी और अल्टरनेटिव मेंबर्स ऑफ द पार्टी हैव नॉट एक्सेप्टेड द मर्जर बिटवीन द टू पार्टीज एंड ऑप्टेड टू परफॉर्म एज ए सेपरेट ग्रुप फ्रॉम द टाइम ऑफ सच ए मर्जर। जैसा कि हमने कहा कि 33 मेंबर का मान लीजिए आपका एक पार्टी ए था, इसमें से 22 मेंबर्स ने कहा कि हम तो भाई ए में नहीं, हम बी में मर्ज होना चाहते हैं, तो ठीक है ये अलाउड है, इसको डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये 2/3 मेंबर्स जा रहे हैं इसमें। ठीक है, मर्ज हो रहा है पार्टी। लेकिन जो बच गए 11 मेंबर्स अगर वो नहीं गए तो क्या उनको डिफेक्ट कहा जाएगा? नहीं, इनको भी डिफेक्ट नहीं कहा जाता। एक्चुअली ये ओरिजिनल पार्टी के ही मेंबर्स होंगे और इनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं लाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो देखिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1985 में, सॉरी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये था ही नहीं, जब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 लाके इस लॉ को इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तब जो है ना इसमें कहा गया था कि जो कोर्ट होगा, कोई भी कोर्ट होगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, नो कोर्ट विल हैव एनी जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब कोर्ट जो है इस मामले में किसी भी तरीक़ा से दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो है पावर दे दिया गया था स्पीकर लोकसभा के केस में, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उसमें भी स्पीकर होते हैं और लोकसभा में भी स्पीकर होते हैं।
तो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अगर इस तरीका का कोई मामला सामने आता है तो उस पर डिसीजन जो होगा वो स्पीकर का होगा। लेकिन अगर राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई डिफेक्शन का मसला आता है तो उसमें जो फैसला लेने का जो पूरा जिम्मेदारी दिया गया है, जो पावर दिया गया है, वो चेयरमैन को दिया गया है। ठीक है, इसमें कोर्ट का कोई दखल नहीं था 52nd अमेंडमेंट एक्ट में। लेकिन फिर होता यह है कि 1992 में जब 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में एक मसला जाता है कियोटो होलोहान केस के अंदर। कियोटो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई देखिए, ये जो आपने एक जो बार लगा के रखा है कि भाई जुडिशरी का कोई इसमें रोल नहीं है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में बोला गया था कि नो कोर्ट शुड हैव विल हैव एनी जुरिस्डिक्शन विथ रिगार्ड टू दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कियोटो होलोहान में केस में कहा गया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अगर स्पीकर या जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो उसको भी जुडिशियल रिव्यू में रखा जा सकता है। और अगर किसी को कोई कंप्लेन है, किसी को कोई वो है, कोई एग्रीव्ड है इससे, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ही वो अपील कर सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा जुडिशियल रिव्यू का मामला। कहने का मतलब ये है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये वाला जो प्रोविजन था, नो कोर्ट हैव एनी जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, ये हुआ था। और अब का सीन ये है कि आप जो है एक बार अगर डिसीजन ले लिया जाता है स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा, तो जो एग्रीव्ड मेंबर है जिसको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। ठीक है। Does anti-defection law curtail the right of freedom of speech of legislature? ये बहुत ही बड़ा इशू है और कियोटो होलोहान केस में इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है और इसने कहा है कि नहीं, कि दिस लॉ डज नॉट वायलेट एनी राइट्स और फ्रीडम्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको दिया था। अब देखिए, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी मेंस के अंदर। ठीक है, यूपीएससी मेंस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। लेकिन आपको पता है यूपीएससी सीधा सवाल नहीं पूछता है, टेढ़ा सवाल थोड़ा सा पूछता है, थोड़ा सा चटपटा बना के। इसमें क्या है क्वेश्चन, देखिए, द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी हैज़ डिमिनिस्ड ओवर द ईयर्स एंड एज अ रिजल्ट हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स ऑन पॉलिसी इशूज आर नॉट यूजुअली विटनेस्ड। कहता है कि जो इंडिविजुअल एमपी है उसका जो रोल है वो साल दर साल जो है लगातार कम होता जा रहा है। और इसके कारण हुआ ये है कि जो हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट कभी हमारे पार्लियामेंट में हुआ करता था, है ना, वो पॉलिसीज़ को लेके या फिर गवर्नमेंट इश्यूज़ को लेके, वो अब नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीक़ा से एंटी डिफेक्शन लॉ को, इसके लिए हम किस तरीक़ा से जिम्मेदार कर सकते हैं, ठहराया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, जबकि एंटी डिफेक्शन लॉ का इंटेंट कुछ और था लेकिन इसके कारण हो कुछ और रहा है। तो इस पर जो है आपको ये करना था, क्वेश्चन लिखना था। ठीक है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। समझिए, जब आप एंटी डिफेक्शन लॉ का सारी चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तब तक इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अब हम समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ का क्रिटिसिज्म क्या है, इसमें क्या क्या बुराइयां हैं, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। सबसे पहली बात देखिए है कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, एमएलसीज होते हैं, उनके वॉइस को कहीं ना कहीं स्टिफल किया जा रहा है, उनके वॉइस को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जो एमएलएज या एमपीज हैं वो अपने ओपिनियन को कहाँ वॉइस कर पाएंगे। भाई साहब, पॉलिटिकल पार्टी ने व्हिप चुन लिया है अपना, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक व्हिप होता है। अब वो व्हिप जो डायरेक्शन देगा कि भाई आपको जो फलाना गवर्नमेंट का जो फलाना पॉलिसी है इस पर आपको यही बात बोलनी है। अब मान लीजिए कि इंडिविजुअल एमपी या एमएलए उस बात से तौबा नहीं रखता, जो पॉलिटिकल पार्टी का जो उस पर मत है, उस इंडिविजुअल मेंबर का हो सकता है वो मत ना हो, वो कुछ और सोचता हो इस बारे में। ठीक है, लेकिन चूंकि व्हिप का ऑर्डर जारी हो चुका है, डायरेक्शन इशू हो चुका है, तो आप उसके कॉन्ट्ररी में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आपको एंटी डिफेक्शन लॉ फिर झेलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपने पॉलिटिकल पार्टी, जो इंडिविजुअल मेंबर था पॉलिटिकल पार्टी का, उसका जो है आपने आवाज़ को दबा दिया। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है कि इससे जो पॉलिटिकल पार्टी के जो इंडिविजुअल एमपीज और एमएलएज हैं उनका इंडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। और ये आप कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो थे, हमारे हमारे जो ड्राफ्टर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कभी नहीं चाहते थे कि पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल हो इंडिविजुअल एमपी एमएलए पर।
इसीलिए आप देखिए कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब नया बना था हमारा 1915 26 जनवरी को लागू हुआ, तो उसमें कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन नहीं किया गया था। एमपी, एमएलए, एमएलसी, इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। ये तो 1985 के अंदर जब 52nd अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल के अंदर लाया गया, तब उसमें पॉलिटिकल पार्टी को एक तरह से आप कहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलता है। ठीक है। उसके अलावा ये इरोडिंग लेजिस्लेचर जो है ना, उसको भी कहीं ना कहीं इरोड ये कर रहा है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ। अब वो कैसे, ये समझते हैं। देखिए, द लॉ हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर एमपीज टू मेक डिसीजंस ऑन पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। ये जो कानून है, इसमें जो इंडिविजुअल एमपी या एमएलए है, उसको बड़ा दिक्कत होता है कि वो क्या डिसीजन ले, है ना। क्योंकि जो आला कमान है पॉलिटिकल पार्टी का, उसने अगर कुछ बोल दिया तो उसी को आपको डिफेंड करते रहना है। ठीक है, आप कुछ अलग नहीं सोच सकते। चाहे आपका आला कमान या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो चाहे कितना भी बेतुका बात क्यों ना कर दे, आप उससे आप या तो कुछ ना बोलें, नहीं तो अगर आपको बोलना है, मुंह खोलना है, तो आप अपना मत अपने जेब में रखिए, आपको उसी के मत से चलना होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है, जिससे कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल एमपी एमएलए जो लेजिस्लेचर हमारा है, उसका कहीं ना कहीं इरोडिंग तो हो रहा है। जो अकाउंटेबिलिटी जो होती थी, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी, हमारा जो लॉ है, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसने क्या किया है कि लेजिस्लेचर को प्राइमरली पॉलिटिकल पार्टी के तरफ अकाउंटेबल कर दिया है, न कि जनता के लिए। ठीक है, आपने क्या किया, आपने विप जारी कर दिया। अब विप का आपको मान लीजिए कि कोई डायरेक्शन पसंद नहीं आया, आपको फेवर में वोट करना था, लेकिन अब चूंकि विप ने ऑर्डर जारी कर दिया है, तो भाई आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो लेजिस्लेचर क्या हुआ कि अपना जो उसका हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम या पॉलिसी उसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फ़ायदेमंद साबित होता, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टी ने उसका अलग स्टैंड ले लिया है, तब फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, उसको इवन दाव कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के खिलाफ ये मसला जाएगा या फेवर में जाएगा, आपको विप के अनुसार ही चलना होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर रहा है, और ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए सिर्फ अकाउंटेबल बना रहा है लेजिस्लेचर को। ठीक है। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ भी देखिए लिखा रहा किया है कि मेनी मेंबर्स इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, मेंबर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक, कल्चरल और पता नहीं क्या क्या, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो हर मेंबर के अपने कंसर्न्स हो सकते हैं, है ना, अपने जो हैं उनके वॉइस होंगे, अपने उनके कंसर्न्स होंगे। तो ज़रूरी है कि उनका जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पॉपुलेशन है, उनका इंटरेस्ट को वो उठाए। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी तो फिर वो नहीं उठा पाएगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे हमारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग होते हैं। तो वो अपना अगर दे इफ़ दे आर नॉट एबल टू स्पीक अप देयर माइंड एंड द कन्विक्शन, तो उससे क्या होगा कि जो डिबेट और जो डिस्कशंस होते थे पहले पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, वो नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ उसके खिलाफ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मसला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और आप समझिए कि इसमें जो स्पीकर का रोल होता है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रोल है। क्यों भैया? क्योंकि स्पीकर जो है ना, ये भी तो जो रूलिंग पार्टी है उसी का मेंबर होता है। ठीक है, रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है। तो अगर डिफेक्शन कोई इनके पार्टी का कर रहा है, तो ये भाई साहब क्या करेंगे कि उस पर कोई डिसीजन ही नहीं लेंगे, क्योंकि कोई टाइम लिमिट इन्होंने जो है इसमें फिक्स किया हुआ है नहीं कि स्पीकर या चेयरमैन को 3 महीने या 3 साल के अंदर फैसला सुना देना है। कर्नाटका में देखिए यही हुआ था। कर्नाटका के अंदर आपको याद होगा, आप रिसर्च थोड़ा कर लीजिए, कर्नाटका के अंदर काफ़ी सारे एमएलए जो हैं उन्होंने ऐसा कुछ काम किया था जिन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग रहा था। ठीक है, लेकिन चूंकि एमएलए जो था वो उसी पॉलिटिकल पार्टी का था, तो उन्होंने क्या किया कि 2-2 3-3 साल तक उस पर कोई फैसला ही नहीं लिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि जो आपका स्पीकर है, उसके अकाउंटेबिलिटी जो है या उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें क्रिटिसिज्म है। पहली बात कि रोल ऑफ अ स्पीकर, और दूसरा कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है। ठीक है, पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाया जाए, जबकि however some say that it has failed to ensure stable governments for 37 years।
जो आप पॉलिटिकल पार्टी, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते थे स्टेट्स के अंदर या सेंटर लेवल पर, लेकिन वो हुआ कहाँ? वो तो नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कर्नाटका में सरकारें गिरी हैं, आपका राजस्थान में गिरने का संभावना था, आपका महाराष्ट्र में आपने देखा क्या हुआ, बिहार में आपने देखा कितनी बार क्या क्या हुआ। तो ये तो एंटी डिफेक्शन लॉ किसी न ऐसा तो नहीं कह सकते कि एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद बिल्कुल हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है, एक बार जो सरकार बन जाती है वो गिरती नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ कहीं ना कहीं फेल हुआ है, और फेल तो नहीं हुआ है, कहेंगे कि इसमें कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है। तो क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें रिफॉर्म्स? तो सबसे पहली बात कि जो है ना, आपको इंडिविजुअल और जो एमपीज और एमएलएज हैं उनको कहीं ना कहीं और पावर देने की ज़रूरत है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकें, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए कर सकें। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए सेकेंड आना चाहिए और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनके लिए फर्स्ट आने चाहिए। दूसरी बात, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, आप देखिए दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990 में आया था, और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ तो लगाइए, लेकिन आप इसको कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन के, जब सरकार पर नौबत आ जाए, सरकार गिरने की नौबत आ जाए, तब आप नहीं अलाउ कर सकते हैं किसी एमपी या एमएलए को कि अपना अपने तरीक़ा से काम करे, फिर तो डिफेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी का रिकमेंडेशन आप फॉलो कर सकते हैं। आप जो विप का डायरेक्शन है वोटिंग को लेके, उसको आप सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय आप लागू कीजिए। ठीक है, और ओनली व्हेन द गवर्नमेंट इज इन डेंजर। ठीक है, ये लॉ कमीशन का भी यही रिपोर्ट है, लॉ कमीशन का भी यही रिकमेंडेशन है 1999 में, कि जब गवर्नमेंट जो है डेंजर में है, तभी आप जो वोटिंग वाला जो प्रोसीजर है उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर लाइए। ठीक है, तीसरी बात कि जो आपने ये कर रखा है कि कोई भी एमपी या एमएलए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से चुनाव लड़के जीत के आता है, और बाद में वो मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी ए से टिकट जीत के आया है, इसके टिकट से चुनाव लड़ा और जीत के आया है, और बाद में ये किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी बी को ज्वाइन कर लेता है, तो आपने क्या किया? इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक अलायंस बनता है, प्री पोल अलायंस बनता है, और इसमें भाई साहब मान लीजिए दो तीन पार्टीज थी, पार्टी मान लीजिए पी और क्यू था, जब चुनाव हो गया और चुनाव का जब नतीजा आया, तो पी तो अच्छा खासा सीट लेके आया, क्यू थोड़ा कम सीट लेके आया, एक और पॉलिटिकल पार्टी थी आर, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई, इसको कुछ सीटों की ज़रूरत थी। तो अब क्या किया, क्यू अपना जो अलायंस है वो छोड़ के आर के साथ मिल गया। तो आपने जो इंडिविजुअल एमपी एमएलए पर जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया है, इसको क्यों ना प्री पोल अलायंस में पॉलिटिकल पार्टी पर भी लगा दें, ताकि बार बार पार्टियां जो हैं अपना खुद का हिसाब सिर्फ करने के लिए, मंत्री बने रहने के लिए जो है ना, ऐसा अपना खुद का हित साधने के लिए जो है अलायंस चेंज ना करते रहे। आप बिहार में देखें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चार जिनके एमएलएज हैं, जिनके दो एमएलएज हैं, वो बार बार जिसकी सरकार बनती है उसी में जाके ये चिपक जाती है पार्टियां। तो इनका कोई फिलॉसफी, इनका कोई अपना वो है नहीं, ये जब जिसकी सरकार उसी में ये रहेंगे भाई साहब। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि प्री पोल अलायंस को भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर लाया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो बार बार स्विच ना करें। इंस्टीड ऑफ मेकिंग अ स्पीकर, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कही गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्पीकर और चेयरमैन ऑफ जो राज्यसभा या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपने जो ट्राइब्यूनल बना के रखा है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बना के रखा है इस मसले में, आप क्यों ना वो पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर को दे देते हैं, जो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर अपना फैसला लेगी। तो वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल, एक पॉलिटिकली न्यूट्रल फैसला होगा, जो कि अभी हो रहा है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट जो है हमारा, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर कोई मसला उठता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं या जो गवर्नर साहब हैं एमएलए के केस में या एमएलसी के केस में, वो क्या करते हैं कि इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी सिफारिश होता है उसी के अनुसार, क्योंकि ये बाइंडिंग होता है, तो जो हमारा गवर्नर और जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो उसी के हिसाब से फैसला लेते हैं। तो यही चीज़ जो है इसमें भी लागू करना चाहिए। क्यों आपने स्पीकर और एमएलए और जो आपका चेयरमैन है उसको आपने पावर दे के रखा है? तो ये ज़रूरी है कि हम इसमें पॉलिटिकली न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग हो, इसलिए हम इसको भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर जैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसी तरीक़ा से इसमें भी रखें।
दूसरी बात, देयर कैन बी एडिशनल पेनाल्टीज फॉर डिफेक्टर्स एज वेल। जो डिफेक्टर्स हैं उनके लिए आप एडिशनल कुछ पेनाल्टी रख सकते हैं, ठीक है, आप उसमें कुछ एडिशनल पेनाल्टी रख सकते हैं। तो ये पूरा मसला आपका एंटी डिफेक्शन लॉ को है। मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। पहली बात तो आपको समझना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, ये किस पर लागू होता है ना, ये किस पर लागू होता है, ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इसमें क्या क्या है, किसको एंटी डिफेक्शन नहीं कहेंगे। आर्टिकल 102 आर्टिकल 191 को आपको याद रखना है, और इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स का क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स का क्या है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऑफ स्प्लिट मर्जर 91st अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि क्योतो होलोहान केस में क्या हुआ था। दूसरी बात आपको याद रखना है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है लेजिस्लेचर का, उसको ये कर्टेल करता है। तो क्योतो होलोहान केस में इसका जो जजमेंट आया था उसको आपको याद रखना है। इसको लेके कंसर्न्स क्या क्या हैं और आगे का रास्ता क्या हो सकता है, क्या क्या रिफॉर्म्स इसमें हम कर सकते हैं। तो ये पूरा था एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। आप पूरी तरीक़ा से अच्छे तरीक़ा से इसका नोट्स बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सोर्सेज से इसको कंपाइल किया गया है। तो आप इसको अगर सही से नोट्स बना लेते हैं तो आपका ये कम्प्रिहेंसिवली ये जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा, और आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ट्विस्ट करके टर्न करके आप इसको बना देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप पहली बात तो आप यार इस चैनल को लाइक कर दो, ये बहुत ज़रूरी होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कुछ भी अगर मैं नया वीडियो बनाता हूँ किसी भी टॉपिक पर तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है ना। चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। चलिए फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं।